लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं ये मेरा वादा रहा तुमसे, मैं रहूं या न रहूं ये मेरा वादा रहा तुमसे, मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आपसे भी उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 12th के हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसके हम छठे चैप्टर पे आ चुके हैं। छठा चैप्टर एक लेख एक पत्र है, जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक चैप्टर होने वाले हैं। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र, जहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो है आते हैं और वो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में वन शॉट मैं लेखक परिचय पढ़ाने वाला हूं। लेखक परिचय का मतलब हुआ लेखक के बारे में हम लोग पूरी तरह से परिचित होंगे, उनसे जान पहचान करेंगे कि आखिर लेखक कैसे कैसे अपने जीवन में इतने बड़े पद को प्राप्त किए। ठीक है, और इस लेखक परिचय को पढ़ने के बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस लेखक परिचय को पढ़ाने के बाद इस लेखक परिचय से जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उन्हें मैं एक स्लाइड में तैयार कर दिया हूं, जहां से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे लेखक परिचय वाले का, जहां आपको प्रश्न बनाने नहीं पड़ेंगे और आप सिंपल सा क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और आप उसे याद कर लेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा अगर आप यहाँ पूरे वीडियो को देखते हैं तो। आइए शुरू करते हैं लेखक परिचय, जिसमें हम देखेंगे कि लेखक परिचय में लेखक के पूरी जीवनी को समझेंगे। ठीक है, आइए आइए प्यारे साथियों, हम अब समझेंगे कि लेखक परिचय यानी जो भगत सिंह है उनकी जीवनी को समझेंगे कि उनकी जीवनी किस तरह से रही है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि पाठ जो है आपका कौन सा है, तो एक लेख और एक पत्र है। उसके बाद हम आपको बता दूं कि एक लेख और एक पत्र के रचयिता कौन है, तो भगत सिंह जी है। ये आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ये तो आपको याद ही रखना है। देखिए, इनकी शहादत हुई थी, आपको शहादत याद रखना है। जब कोई राजनेता या नेता का निधन हो जाता है सिंपली, तो वो उसको निधन ही कहा जाता है, मृत्यु कही जाती है। लेकिन जब कोई विशेष उद्देश्य को रखकर किसी देश के लिए मतलब कि अपने आप को क्या कर देना, न्यौछावर कर देना, जिसमें सम्मान और वीरता निहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, शहादत कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह की जो है निधन नहीं शहादत कही जाती है, और इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 का वो दिन था, शाम 7:33 पे उनको फांसी दी गई थी लाहौर के षड्यंत्र केस में। आगे बढ़ते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको याद रखना है बंगा चौक नंबर 105 गुगैरा ब्रॉच, वर्तमान जो लायलपुर अब जो है पाकिस्तान में पड़ता है। ये याद रखिएगा, ये जो स्थान है वो अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, जो लायलपुर है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इनका पैतृक जो गांव है वो कहाँ है, तो खटकर कला पंजाब है। आपको याद रखना है, खटकर कला पंजाब में इनका पैतृक गांव है, यानी इनके बाबा परबाबा यानी पिता जहां रहते थे वो गांव का नाम है खटकर कला पंजाब। आगे बढ़ते हैं, इनकी माता का नाम आपको याद रखना है विद्यावती देवी, और पिता का नाम याद रखना है सरदार किशन सिंह। प्यारे साथियों, इस पे बहुत आपको जोर डालने हैं, जहां जहां मैं आपको प्रेस करूंगा कि आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीजें हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। लेखक परिचय में जितने सारी चीजें उसे आप जितना अपने मस्तिष्क में बैठा रखे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। माता का नाम क्या है, विद्यावती देवी, पिता का नाम क्या है, सरदार किशन सिंह। याद रखिएगा, माता का नाम विद्यावती देवी और पिता का नाम क्या है, सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम है, आपको याद रखना है। इनका परिवार कैसा था, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था। संपूर्ण परिवार यानी जो घर के जितने भी व्यक्ति से सदस्य थे वो सभी स्वाधीनता सेनानी थे, यानी सभी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, आगे आपको बढ़ना है। इनके पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। याद रखिएगा, इनके पिता कौन, किशन सिंह। इनके पिता का नाम कौन, किशन सिंह। आपको याद रखना है कौन, किशन सिंह। याद रखिएगा, किशन सिंह, पिता कौन, किशन सिंह। और इनके चाचा अजीत सिंह। इनके दो चाचा थे, एक अजीत सिंह एक स्वर्ण सिंह। बड़े चाचा अजीत सिंह, छोटे चाचा स्वर्ण सिंह। तो पिता और चाचा, चाचा में बड़े चाचा अजीत सिंह, किशन सिंह पिता और चाचा अजीत सिंह, ये दोनों सहयोगी थे किनके, लाला लाजपत राय के। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि अजीत सिंह को किस जेल में देश निकाला दिया गया था, तो मांडले जेल में। किस जेल में, मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था, ये आपको याद रखना है। मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था और बाद में वे विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बताइए, अजीत सिंह और किशन सिंह
जो किशन सिंह पिता थे भगत सिंह का, और अजीत सिंह जो बड़े चाचा थे, वो दोनों किनके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे। उसके बाद अजीत सिंह जो बड़े चाचा थे, उनको मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में वो विदेश में रहकर ही मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे, ठीक है। और छोटे चाचा स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा, छोटे चाचा का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह, जो भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में इनकी क्या हो गई? निधन हो गई थी। याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि छोटे चाचा, पहले बड़े चाचा जो मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था, छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह को भी जेल ले गया गया। जेल में यातनाओं के कारण, जेल में यातनाओं के कारण 1910 में उनका क्या हो गया? निधन हो गया था। ये याद रखिएगा, जेल में यातनाओं के कारण किनका निधन हुआ था? स्वर्ण सिंह के। स्वर्ण सिंह कौन थे? भगत सिंह के छोटे चाचा थे, ठीक है। भगत सिंह के शहादत के बाद, भगत सिंह के शहादत के बाद उनके दो भाई भी थे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। ये याद रखिएगा, भगत सिंह के भाई कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह थे, और उनको देवली कैंप जेल में रखा गया था। कौन से जेल में? देवली कैंप जेल में रखा गया। ये याद रखिएगा, भगत सिंह के दो भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, इन दोनों को कहां रखा गया था? देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां 1946 तक वो रहे थे। देवली कैंप जेल में कब तक रहे थे? 1946 तक रहे थे, और पिता अनेक बार जेल गए। ये इनकी परिवार की कहानी है। प्यारे साथियों, इतना याद रहेगा। आगे आते हैं, आगे क्या है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो भी होगा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या कहता है? उनकी शिक्षा की बात कर ले तो शिक्षा क्या है? शिक्षा समझिए, पहले 4 साल की जो प्राइमरी शिक्षा है अपने गांव बंगा से ही उन्होंने किया था। 4 साल की जो प्राइमरी शिक्षा है वो बंगा से ही, अपने गांव से ही किया था। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वो वर्ग 9 तक की पढ़ाई की थी। याद रखिएगा, वर्ग 9 तक की पढ़ाई कहाँ से की थी? अपने एक स्कूल डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की थी। बाद में नेशनल कॉलेज जो लाहौर में क्या किया था? FA किया था। FA का मतलब समझते हैं? स्नातक, मतलब कि BA, और 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद के बीच का जो समय होता है ना, उसमें एक डिग्री दी जाती है FA का, ठीक है। ये दोनों के मध्य में ये FA का ये होता है, डिग्री मिलता है। तो FA इन्होंने किया, याद रखिएगा, कहाँ से? लाहौर से। और यहाँ पे आ जाइए तो ये BA भी किए, लेकिन उसके दौरान, BA करने के दौरान वो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। याद रखिए, इन्होंने BA भी की, लेकिन BA के दौरान ही पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? शामिल हो गए। इनके जीवन पे प्रभाव पढ़ लेते हैं कि इनके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, किनका प्रभाव पड़ा, कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको ये अपना आइडल मानते थे। तो आपको याद रखना है, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गद्दर पार्टी की आंदोलन के प्रति क्या हुआ? तीव्र आकर्षण हुआ। बचपन में ये करतार सिंह सराभा के तरफ इनका आकर्षण बढ़ा, उनको ये अच्छा मानने लगे, उनको लगने लगा कि करतार सिंह सराभा बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। और याद रखिएगा, 1914 में गद्दर पार्टी के आंदोलन की ओर तीव्र आकर्षण इनका हुआ। इन्होंने सोचा कि हम भी गद्दर पार्टी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल हो, समझे। तो ये आपको याद रखना है कि उनका जो आकर्षण है वो बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में क्या हुआ था? गद्दर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण हुआ था। सराभा के निर्भीक कुर्बानी का मन पर गहरा और अस्थायी असर पड़ा। सराभा की कुर्बानी दे दी गई, और याद रखिएगा उसका जो असर था, कोई भी व्यक्ति जिनको आप अच्छा मानते हैं उनका अगर निधन हो जाता है तो उसका असर आपके हृदय पे हमेशा के लिए रह जाता है। तो ऐसा असर पड़ा कि वो कहा गया अस्थाई और गहरा असर पड़ा, जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं था, ठीक है। किनकी कुर्बानी का असर इनके जीवन पे पड़ा था? तो आपको याद रखना है, करतार सिंह सराभा का। 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी दे दी गई थी। याद रखिएगा, 16 नवंबर 1915 को सराभा को फांसी दी गई थी, और उस समय भगत सिंह का जो उम्र था 8 वर्ष था। उस समय भगत सिंह का उम्र कितना वर्ष था? 8 वर्ष। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि भगत सिंह का उम्र क्या था जब सराभा को फांसी दी गई थी? तो 8 वर्ष था। और भगत सिंह जिनको अपना आइडल मानते थे वो व्यक्ति कौन थे? सराभा थे। और याद रखना है कि उनकी जो कुर्बानी है, यानी उनकी जो फांसी है सराभा की, कब हुई? तो 16 नवंबर 1915 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। वे सराभा का चित्र अपने पैकेट में, जेब में लेकर घुमा करते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा व्यक्ति मानते थे उनको। जो करतार सिंह सराभा थे, उनका एक चित्र, उनका एक फोटो अपने पैकेट में लेकर घुमा करते थे उस समय में। बात समझ रहे हैं?
तो आपको ये याद रखना है कि करतार सिंह का जो चित्र है वो अपने पैकेट में लेकर घुमा करते थे, वो ये याद रखना है, ठीक है। और गतिविधियां क्या उन्होंने करी है समझ लीजिए। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की थी। याद रखिएगा साथियों, 12 वर्ष की अवस्था में वो जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी दल की शुरुआत की थी, याद रखिएगा ये, ठीक है। और उसके बाद कहता है 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में, देखिए 1922 में जब पहुंचते हैं, चौरी चौरा कांड होती है, उसके बाद 15 वर्ष जब उनका उम्र हो गया है, तब कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया था। कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग इनका कब हुआ था? 1922 ईस्वी के चौरी चौरा कांड के बाद, जब इनका उम्र कितना था? 15 वर्ष था, ठीक है। इस पे जितने सारे प्रश्न बनने वाले हैं सब बनने वाले हैं, आप टेंशन न लीजिए। 1922 ईस्वी में जब वो चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की अवस्था में जब थे, तब उनका जो कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया। डायरेक्ट ये सब प्रश्न आपके बनते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। 1923 में, 22 में तो ये हुआ, 1923 में पढ़ाई और घर दोनों छोड़ दिया और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास एक पत्र में काम करने चले गए जिसका नाम था प्रताप, और उसमें सेवाएं देने लगी। याद रखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कौन सा पत्र निकाला जाता था? प्रताप पत्र निकाला जाता था। कहां से निकाला जाता है? कानपुर से। याद क्या रखना है? कानपुर से निकाला जाता है। और कानपुर से जो पत्र यानी प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा निकाला जाता था, उसी में चले गए कौन? भगत सिंह, और वहां अपनी सेवाएं देने लगी। तो आपसे याद रखना है कि 1923 में वो घर और पढ़ाई छोड़कर कहां चले गए? कानपुर चले गए। किसके पास चले गए? गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए। और वो क्या करने लगे? तो उनके द्वारा निकाले गए प्रताप पत्र जो है उसमें वो सेवाएं देने लगे, ठीक है। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया। देखिए याद रखिएगा, 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था, ठीक है। ये जिस भी पार्टी में जाते थे ना, मतलब कि आंदोलन में प्रवेश करने के लिए, तो उनको कहा जाता था कि अभी बहुत छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ, तब तुम आंदोलन में भाग लेना। इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और 1926 में क्या करते हैं? पंजाब में रहकर नौजवान भारत सभा का गठन कर देते हैं। आपको याद रखना है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था? तो भगत सिंह ने की थी। कहाँ किया था? पंजाब में। और याद रखना है क्या नाम दिया गया? नौजवान भारत सभा नाम दिया गया था, ठीक है। और जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की, और ये गठन यहाँ हुआ, लेकिन इनके जो समूह के लोग थे ना, सबको क्या नेतृत्वकर्ता बनाकर अलग अलग शहरों में क्या करने लगे? ये गठन को बढ़ाने लगे, इनकी शाखाएं बढ़ाने लगे, ठीक है। 1928 से 31 तक किसके? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किए थे। याद रखिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने यह काम किया था। कब किया था? 1928 से 1931 के बीच किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से वो छोड़ दिया, और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 का वो दिन था जहां बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ, किनके साथ? बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में क्या करते हैं? वो बम फेंकते हैं और वहां गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। कुछ और है जिनको पढ़ के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। याद रहेगा, ये सब चीजें आपको याद रखना है, याद रखिए। उसके बाद क्या कहा गया है? ये तो हो गया है। हाँ, इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई? ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, याद रखिए। अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में बम फेंकने के कारण, बम विस्फोट के कारण इनकी पहली गिरफ्तारी जो है मई 1927 ईस्वी में हुई है। याद रखिए, आप अक्टूबर 1926 में नहीं समझ लीजिएगा कि इनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी। अक्टूबर 1926 ईस्वी में एक घटना घटा था, और घटना क्या था? दशहरा के मेले में बम विस्फोट। दशहरा के मेले में बम विस्फोट हुई थी, और उसी का
क्या किया गया, बताया गया कि यह जो बम विस्फोट किया गया था किसके द्वारा किया गया था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इसी के आधार पर उनका मई 1927 में पहली गिरफ्तारी हुई थी, याद रखिएगा। अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेला में बम विस्फोट हुआ और इसी कारण से इनकी गिरफ्तारी कब, मई 1927 ईस्वी में कर दी गई थी। कृतियां क्या है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी में प्रकाशित किए 1924 में प्रकाशित किए थे, याद रखिए। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो कृति है वो हिंदी में लिखा गया 1924 में प्रकाशित हुआ। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, 1924 में ही हुआ था, ठीक है। और ये हिंदी में एक लेख है, प्रकाशित हुआ है। उसके बाद है युवक मतवाला में हुआ, 1924 में हुआ, हिंदी में प्रकाशित हुआ है। मतवाला पत्रिका में युवक जो है प्रकाशित किया गया और ये एक लेख है, 1924 में प्रकाशित किया गया, हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था, लिखा गया था। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये 1930 से 1931 में प्रकाशित हुआ था। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख और टिप्पणियां एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित है, ये आपको याद रखना है। सचिंद्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा, ये दोनों का क्या किया है, इन्होंने अनुवाद किया है, ये आपको याद रखना है। और जेल डायरी, ये भी इनका ये है, आपको याद रखना है। कुछ और बातें हैं जो यहाँ समझ लीजिए। इनके द्वारा बताया गया है कि जेल डायरी भी लिखी उन्होंने और निम्नलिखित 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है। 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो इस प्रकार है। कौन कौन है, समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इतिहास और मौत के दरवाजे पर, ये इन्होंने क्या किया, कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो आपको याद रखना है। इस तरह से प्यारे साथियों जो लेखक परिचय में जितने सारे चीज बताए गए थे उनको हमने बड़े अच्छे से पढ़ा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जो चीजें हमने पढ़ा है उससे जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे ना तो और मजा आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो और मजा आएगा। चलिए, जितने सारे इस पाठ के लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इससे बन रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, इसके जितने सारे प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको इस स्लाइड में क्या क्या मिलेगा समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि पाठ हम लोग 6 पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा अपने कॉपी में। पाठ 6 पढ़ रहे हैं, एक लेख और एक पत्र पाठ का नाम है, जिसके लेखक कौन है, भगत सिंह है। पाठ का नाम आपको लिखना है, एक लेख और एक पत्र है, ठीक है। लेखक का नाम आपको याद रखना है, भगत सिंह है। जन्म इनका 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और शहादत इनकी जो हुई थी वो 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। ये हमने पढ़ाया, आपको बस याद रखना है, ठीक है। जन्म स्थान आपको याद रखना है, बंगा चौक नंबर 105 गुगैर ब्रांच और जो लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। पैतृक गांव जो इनका था वो आपको याद रखना है, खटकर कला क्या था, पंजाब था, खटकर कला पंजाब था। माता का नाम आपको याद होगा विद्यावती देवी, पिता का नाम आपको याद होगा सरदार किशन सिंह। ये आपको याद होना चाहिए, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही आपको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है। अब आपको दोबारा पाठ पढ़ने की या लेखक परिचय पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवार के बारे में जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जहां से पूछे जाने की संभावना या पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को एकत्रित कर दिया गया है। देखिए, भगत सिंह के संपूर्ण परिवार कैसा था, कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्वाधीनता सेनानी था। कैसा था, स्वाधीनता सेनानी। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किनके सहयोगी थे, आपको याद रखना है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे साथियों, ठीक है। अजीत सिंह को किस जेल में देश निकाला दिया गया था, बताइए। मांडले जेल में, किस जेल में, मांडले जेल में देश निकाला गया था। और उसके बाद ये विदेश में जाकर, अजीत सिंह विदेश में जाकर किसका संचालन करने लगे थे, तो मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे थे। ये सब तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था मांडले जेल में। अजीत सिंह विदेश में जाकर क्या करने लगे, मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे। अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह भगत सिंह के क्या थे, तो अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह ये दोनों चाचा थे।
बड़े चाचा अजीत सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह। यह दोनों हो भगत सिंह के क्या लगते थे, चाचा लगते थे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था, लो आ ही गया। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह था। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह था। जेल की यातनाओं के कारण किनका निधन और कब हुआ था, आपको याद होगा भगत सिंह के छोटे चाचा को जेल में रखा गया था और जेल की यातनाओं के कारण 1910 ईस्वी में उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो यह याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह जिनका निधन 1910 ईस्वी में जेल की यातनाओं के कारण हुई थी। ठीक है, भगत सिंह के भाइयों का नाम क्या था, भगत सिंह के दो भाई याद रखिए, कुलवीर सिंह कुलतार सिंह। कौन कौन, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह। भगत सिंह के दो भाई का नाम क्या था, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह, ये आपको याद रखना है। और आगे क्वेश्चन है कि भगत सिंह के शहादत के बाद उनके दोनों भाइयों को किस जेल में रखा गया था, देवली कैंप जेल में। भगत सिंह के शहादत के बाद उनके दोनों भाइयों को किस जेल में रखा गया था, देवली कैंप जेल में रखा गया था। याद रहेगा, उनके दो भाई कुलवीर सिंह कुलतार सिंह और इनको देवली कैंप जेल में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देवली कैंप जेल में कुलवीर और कुलतार सिंह को कब तक रखा गया था, 1946 तक रखा गया था। भगत सिंह की जब शहादत हो गई थी तब इनको देवली कैंप जेल में रखा गया था, 1946 ईस्वी तक रखा गया था, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे, प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता जो है अनेक बार जेल गए थे। याद रखना है, अनेकों बार भगत सिंह के जो पिता है वो जेल गए थे। इनके शिक्षा पे बात करेंगे कि भगत सिंह की जो शिक्षा है वो कैसे हुई। भगत सिंह की जो प्राइमरी शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त किए थे, तो अपने गांव बंगा से प्राप्त किए थे। भगत सिंह की जो प्राइमरी शिक्षा है वो 4 साल की जो शिक्षा है अपने गाँव बंगा से ही प्राप्त करते हैं। भगत सिंह 9वीं तक की जो पढ़ाई कहाँ से किए थे, तो आपको याद होगा कि लाहौर में DAV स्कूल में उनका एडमिशन हुआ था और उसी स्कूल से वो 9वीं तक की पढ़ाई करते हैं। भगत सिंह 9वीं तक की पढ़ाई लाहौर के DAV स्कूल से करते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आसानी से याद कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा ना, पूरा लेखक परिचय आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कहां से होगा, जो प्रश्न भेजेगा, हम एक भी ऐसा स्थान नहीं छोड़े जहां से वो प्रश्न पूछे और आप कहे कि जा हमारा प्रश्न कंप्लीट ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे आइए। भगत सिंह ने FA की पढ़ाई कहाँ से किए थे, नेशनल कॉलेज लाहौर से। कहाँ से, नेशनल कॉलेज लाहौर से उन्होंने FA की पढ़ाई किए थे। भगत सिंह ने पढ़ाई कब छोड़ दी और कहाँ शामिल हो गए, याद होगा आपको, ये BA कर रहे थे तब उसके दौरान ये पढ़ाई छोड़ दिए और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। कहाँ, क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। भगत सिंह पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे, ये आपको याद रखना। ठीक है, प्रभाव की बात करते हैं कि इनके जीवन में आइडल कौन रहा, क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको याद होगा कि बचपन में भगत सिंह किसके प्रति तीव्र आकर्षण दिखाए थे, तो आपको याद होगा करतार सिंह सरावा के प्रति तीव्र आकर्षण इनका हुआ था कि वह बड़े अच्छे व्यक्ति है, उन्हीं की तरह व्यक्ति बनना है मुझे। उनका एक पैकेट में क्या रखते थे, चित्र लेकर घुमा करते थे। और भगत सिंह का गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। याद रखिएगा, भगत सिंह का गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुई थी, आपको ये याद रखना है। भगत सिंह का गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था। कुछ और बातें हैं जिनको ध्यान रखना है, क्या है, देखिए इतने सारे ऑब्जेक्टिव से प्रश्न बनते हैं, आपको याद रखना है। श्रावा की निर्भीक कुर्बानी, श्रावा जो जिनको ये आइडल मानते थे उनकी ही कुर्बानी दे दी गई थी, तो निर्भीक कुर्बानी भगत सिंह के मन पर कैसा असर डाला था, तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह के मन पर अस्थाई और गहरा असर डाला था। निर्भीक कुर्बानी इनकी जब दी गई थी तो इनके मन पे अस्थाई और गहरा असर पड़ा था। श्रावा को फांसी कब दी गई थी, तो याद रखना 16 नवंबर 1915 ईस्वी को, जब इनका उम्र 8 वर्ष था। भगत सिंह का उम्र जब 8 वर्ष था तब ये इनका पैकेट में एक चित्र लेकर घुमा करते थे और उसी समय में इनको फांसी दे दी गई थी 16 नवंबर 1915 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि श्रावा के फांसी के समय भगत सिंह का उम्र क्या था। अभी तो बताए 8 वर्ष की अवस्था में जब ये थे तब इनके आइडल, भगत सिंह के आइडल जो श्रावा है, करतार सिंह श्रावा, उनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह बचपन में अपने जेब में किनका तस्वीर लेकर घुमा करते थे, याद रखिए। भगत सिंह बचपन में अपने जेब में किनका तस्वीर रखा करते थे, तो सबको पता है करतार सिंह श्रावा का तस्वीर रखा करते थे। इतने बड़े व्यक्ति इनको मानते थे। ठीक है, आगे आइए, अगला क्या है, गतिविधियां इनका क्या है, तो आपको याद रखना है भगत सिंह कितने वर्ष की उम्र में
भगत सिंह कितने वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत करते हैं? 12 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह क्या करते हैं? जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी दल की शुरुआत करते हैं। आगे आइए, उसके बाद क्या कहता है? भगत सिंह का कांग्रेस और महात्मा गांधी से कब मोहभंग हुआ? तो आपको याद होगा 15 वर्ष के जब वो थे ना, तो भगत सिंह और का जो मोहभंग है कांग्रेस और महात्मा गांधी से हो गया। कांग्रेस का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेता कौन हुए? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। और वही महात्मा गांधी से उनका क्या हो गया? मोहभंग हो गया। और साथ में महात्मा गांधी से हुआ तो पूरी कांग्रेस पार्टी से भी इनकी मोहभंग हो गई थी। कब? जब ये 15 वर्ष के थे तब। और उस समय 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद ये घटना घटी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आइए, भगत सिंह पढ़ाई और घर छोड़कर कब और कहां और किसके पास चले गए थे? तो आपको याद रखना है, भगत सिंह पढ़ाई छोड़कर 1923 में, कब? 1923 में कानपुर चले गए थे और गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्र निकालते थे प्रताप, उसमें वो सेवा देना शुरू कर दिए थे। कितना अच्छा हमने लिख रखा है कि भगत सिंह 1923 में घर छोड़ दिए और उसके बाद वो कानपुर चले गए। वो अपने एक मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे और वो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है एक पत्र निकालते थे प्रताप, और उसी में वो क्या करने लगे? सेवा देने लगे थे, कार्य करने लगे थे। ठीक है, उनका सहयोग करने लगे थे, ये समझिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किस पत्र का संपादन किया जाता था? बताइए, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किस पत्र का संपादन किया जाता था? तो प्रताप पत्र का संपादन किया जाता था। कौन से? प्रताप पत्र का संपादन किया जाता था। भगत सिंह अपने नेतृत्व में कब और कहां और किस सभा का गठन किया था? भगत सिंह अपने नेतृत्व में 1926 ईस्वी में, कब? 1926 ईस्वी में पंजाब में रहकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। भगत सिंह 1926 में पंजाब में रहकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। दो का गठन किया, एक नौजवान भारत सभा का और एक हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का जो गठन है 1928 से 1931 के बीच किसके साथ मिलकर? तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इसका गठन किया था। और 1926 में पंजाब में अकेला नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया था और इस सभा को पूरे भारत में फैलाने की कार्य शुरू करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन कब और किसके साथ मिलकर करते हैं? 1928 से 1931 के बीच करते हैं और किसके साथ? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब और किसके साथ मिलकर फेंका था? याद रखना है, भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर असेंबली में क्या किया था? बम फेंका था। 8 अक्टूबर 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, ये सब बहुत सारे प्रश्न, लेखक परिषद से इतना प्रश्न आप समझ सकते हैं थोड़ा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि पहली गिरफ्तारी इनकी कब हुई थी? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? तो आपको याद रखना है मई 1927 ईस्वी में हुई थी। भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी है वो कब हुई थी? मई 1927 ईस्वी में हुई थी। और भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किस कारण से हुई थी? तो हम सबको पता है, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेले में बम विस्फोट के कारण 1927 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, अक्टूबर 1926 में दशहरा के मेला में बम विस्फोट हुआ था और उसी के आधार पर भगत सिंह की जो गिरफ्तारी है 1927 में मई में कर दिया गया था। इनकी कृतियां क्या है आपको याद रखना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में प्रकाशित हुई, 1924 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, विश्व प्रेम कोलकाता के मतवाला में प्रकाशित हुआ, 1924 में प्रकाशित हुआ। हिंदी एक लेख है। विश्व प्रेम क्या है? हिंदी लेख है, 1924 में प्रकाशित है, कोलकाता के मतवाला पत्रिका में प्रकाशित है। इसके लेखक भगत सिंह है। युवक मतवाला में ही प्रकाशित है, 1924 में प्रकाशित है और हिंदी में एक लेख है ये। ठीक है, उसके बाद मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो है 1931 से 1931 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अछूत समस्या विद्यार्थी और राजनीति एक लेख है जो प्रकाशित हुआ। सत्याग्रह और हड़ताल, बम का दर्शन, उसके बाद है भारतीय क्रांति का आदर्श इत्यादि, ये सब लेख इनके हैं जो प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमें थोड़ा सा तेजी से चलना पड़ता है। आइए कुछ और बातें हैं जो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको याद रखना है क्या सचिंद्र नाथ सन्याल की लिखी हुई पुस्तक
कौन सी है? याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा। ये दो पुस्तक है जो किसके लिखे हैं? सचिंद्रनाथ सन्याल की लिखी हुई है। और इन दोनों पुस्तक का मतलब कि बंदी जीवन और डॉन ब्रिन की आत्मकथा का अनुवाद भगत सिंह ने किया था, ये याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपका यह जो लेखक परिचय है वो शुभ समापन कर दिया जाता है। इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं लेखक परिचय से, जहां जिसको आने की संभावना है, जो आया है, उन सारे प्रश्नों को मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब केवल आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और मजे से इसको पढ़ते रहना है, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ कि ये बहुत अच्छा वीडियो है हमारे लिए, तब हम इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको जरूर दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।